हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित गौरावत और आज बात करेंगे हम लोग लाइव प्रोसेस के एक टॉपिक की। लाइव प्रोसेस के अंदर एक टॉपिक आता है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये क्लास 10th का टॉपिक है बच्चों। क्लास 10th का टॉपिक है, क्लियर है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग प्री वाई क्यूज भी देखेंगे क्या आ चुके हैं और साथ साथ बात करूँगा। बड़ा वेटेज रखता है ये चैप्टर पूरा और ये टॉपिक भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इस जगह उलझ जाते हैं क्योंकि ये एक डायग्राम के अंदर कुछ रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन को समझना बड़ा टेढ़ा है। कोई नहीं बच्चों, इस क्लास को पूरा देखेंगे, एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। पहले मैं रेड टैग की बात करता हूँ, ट्रैक कैसा होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। चलिए देखते हैं एक नज़र डालते हुए। मैंने यहाँ ट्रैक को थोड़ा कलर चेंज करते हुए थोड़ा अलग सा करवा दिया है, जो कि बहुत अलग सा अट्रैक्टिंग कलर दे रहा है। ये जूम करके देखते हैं यहाँ से। चलिए ये लीजिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ, क्लियर है। चलो विजिबल भी अच्छा हो रहा है। एक अच्छा सा हाइलाइटर कलर ले लेते हैं जिससे कि हम लोग एक बार अच्छे से लिख पाएँ। इसके अंदर एक मिनट बच्चों, ओके। मैं आपको सबसे पहले चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर लेज़र पेन तो है बट वो वैसे वर्क नहीं कर रही जैसा मुझे चाहिए। समझ रहे ना बात को। मेरे को कैसा चाहिए जो एक टाइम आ जाए फिर वापस थोड़ा टाइम बाद जाए। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं वाइट मार्कर से। देखिए सबसे बाहर अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बाहर इस तरीके से एक नोज़ का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, देखा होगा आपने। इसके बाद यहाँ पर लिप्स आ जाते हैं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी का। यहाँ पर आपकी आईज आ जाती है थोड़ी सी इनर साइड में। तो यहाँ पर जो ये बाहर एक्सटर्नल जो छेद दिख रहे हैं इसे बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसके बाद ये जैसे ही इनर साइड एयर लेगा तो ये कहाँ जाएगा? नेजल पैसेज में। कहाँ जाएगा बेटा? नेजल पैसेज में। और ये नेजल पैसेज और नीचे होता है आपका क्या? बक्कल कैविटी, या आप कह सकते हो माउथ कैविटी, या फिर आप बोल सकते हो ओरल कैविटी। इस नेजल पैसेज से होता हुआ आगे ये कॉमन पैसेज में जाता है, इसका नाम है फेरिंग्स। क्या नाम है बेटा? फेरिंग्स। फेरिंग्स से ये पैसेज आगे जाता है कहाँ पर? ट्रैकिया की तरफ मूव करता है। तो पहले आता है आपके लैरिंग्स, फिर आता है आपका ट्रैकिया। आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो मैं एक डायग्राम यहाँ भी बना सकता हूँ, ड्रॉ कर सकते हैं अपन एक डायग्राम को। चलिए यहाँ पर एक डायग्राम अपन खुद भी ड्रॉ कर लेते हैं अपना। खुद के डायग्राम से क्या बहुत आसानी हो जाती है पढ़ने के अंदर। इरेजर कहाँ गया इसके अंदर? ये रहा। क्या हो गया इसमें? इरेजर किधर चला गया? ये रहा। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इरेजर। चलो कोई बात नहीं, कर देंगे इसको सेट, धीरे धीरे करेंगे। ऑनलाइन में क्या है कि डायग्राम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत आती है, और नया नया ये भी है तो समझने में दिक्कत भी आती है। कोई बात नहीं, मतलब क्लास बन गया क्या? देखो ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से ये नेजल पैसेज जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? एक कॉमन पैसेज जिसे हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। इसकी तरफ जा रहा है। ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। क्या है? फूड एंड एयर का क्या है? कॉमन पैसेज। अब इसके बाद ये फेरिंग्स आगे जाता है लैरिंग्स पार्ट में। जो ये पार्ट है इसे बोलता हूँ मैं लैरिंग्स। क्या बोलता हूँ? लैरिंग्स। लैरिंग्स से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक साउंड बॉक्स आ जाता है। जो लैरिंग्स एरिया ना, इस एरिया में क्या आ जाता है? साउंड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। और यह साउंड बॉक्स में क्या होता है? कुछ वोकल कॉर्ड्स होती है जिससे वॉइस प्रोड्यूस होती है। इसके बाद सी शेप कार्टिलेज वाला स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे हम ट्रैकिया बोल देते हैं। और ट्रैकिया फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है और आगे जाके वो पार्ट लंग्स में जाके खुलते हैं। और लंग्स में जाके भी वो भी आगे जाके फर्दर लॉन्ग स्मॉल क्या करते हैं? पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनके आगे का स्ट्रक्चर जो है वो एक एयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। जब ट्रेकिया फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, ब्रोंकाई। क्या बोलता हूँ बेटा, ब्रोंकाई। और जब ट्रेकिया के बाद जो ब्रोंकाई है फर्दर अदर पार्ट्स में डिवाइड होता है उसे मैं ब्रोंक्यूल्स बोलता हूँ। और डायफ्राम जो है वो लंग्स के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट लंग के अंदर जो है वो एक कैसा, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कर्व या नॉर्च लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, एक नॉर्च लाइक स्ट्रक्चर लेफ्ट लंग के अंदर। और वो नॉर्च लाइक स्ट्रक्चर है क्या, आपका हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा टिल्ट कर देता तो वहाँ पर थोड़ा नॉर्च लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इसे बोलते हैं एल्वोलाई नॉर्च कह दो या हार्ट कार्डियक नॉर्च ऐसे बोला जाता है। वैसी वर्ड क्या है, कार्डियक नॉच। क्यों, कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, लंग्स के लिए, है ना प्यारे बच्चों। अब चीज को समझना, एयर आपकी इधर से अंदर की तरफ गई, अंदर गई कहाँ पर, फेरिंग्स में। ये देखो पार्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसके बाद साउंड बॉक्स एरिया लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, इस कॉल्ड ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई अदर जाके फर्दर और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, ब्रांचिंग में हो गया लंग्स के अंदर, इसे बोल दिया ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स हमेशा कहाँ पर रहेगा, ये ब्रोंक्यूल्स हमेशा आपके बता दूं मैं कहाँ पर रहेगा, लंग्स के अंदर। और ब्रोंक्यूल्स के आउटर लास्ट स्ट्रक्चर में हम देखने को मिलता है, अगर मैं जूम करके देखूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्वोलाई। क्या मिलेगा बेटा, एल्वोलाई। ये देखिए एल्वोलाई, ये ब्रांच है ब्रोंक्यूल की, और लास्ट स्टेज पे जाके आपको एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं एक गुब्बारे जैसी संरचना, है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एल्वोलाई ही वो पार्ट है जहां पर गैसेज का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, जहां CO2 फर्दर कहाँ जाती है, वापस इनसाइड ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल में ऑक्सीजन कहाँ कैसे जाती है, इधर। ऐसे यहाँ डायग्राम में दिखा दूं जैसे कि ये ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी, ब्लड वेसल में आएगी, और CO2 कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल से बाहर की तरफ। प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। क्लियर। अब ये लंग्स बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के, इसलिए इसको सेफ्टी भी देनी होती है बच्चों। सेफ्टी देने के लिए ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये हड्डियाँ, इन्हें बोलते हैं रिब्स बेटा। ये रिब्स होती है 12 इस तरफ होती है, 12 इस तरफ होती है, मतलब राइट साइड में 12 होती है, लेफ्ट साइड में 12 होती है। टोटल कितनी होती है, 24 रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ऊपर ये दिख रही है आपको, ये रिब नहीं है बेटा, ये रिब्स नहीं है, ये आपका जो है कॉलर बोन है, कॉलर बोन होती है। बताएंगे कभी 11th क्लास में जब साइंस का आप लेक्चर ले रहे होंगे, बोन वाला चैप्टर, तब पूरा बताएंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर ट्रैक पूछ ले तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी आ जाए, नेजल कैविटी या नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इस कॉल्ड ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाके फर्दर और स्मॉल पार्टिकल्स में डेवलप क्या करता है, कन्वर्ट होता है, उसे बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के आगे एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्वोलाई बोलते हैं। क्लियर है। नीचे की तरफ डायफ्राम होता है जिसके अंदर एयर इनटेक और एक्सटर्न, मतलब अंदर आने पर लंग्स में एयर और लंग्स से एयर बाहर जाने पर ये क्या करता है, कोलैप्स करते हैं लंग्स, जिसकी वजह से डायफ्राम ऊपर और नीचे अप एंड डाउन की तरफ मूवमेंट करता है। ये सब बातें क्लास 12 में 11th में हम पढ़ेंगे। बाकी आप इस डायग्राम से लगभग 90% समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए कार्डियक नॉच, ये रही, और जूम करके दिखाऊं तो आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दिख रही है। यहाँ पर और यहाँ पर गैप में आपको फर्क दिख जाएगा। ये जो डिवीजन हो रहा है ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे हो रहा है, यानी कि वर्टिब्रा काउंट करेंगे ना, 5वें नंबर की जो वर्टिब्रा आएगी थोरेसिक में, उसके अंदर सेम जगह आगे की तरफ, ये तो है डॉर्सल साइड, जो वर्टिब्रा है वो कहाँ है, डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड अब आप जब देखोगे तो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा की जगह पर ही जो है वो ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी जगह, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। क्लियर है। अब ये रिएक्शन को भी समझ ही लेते हैं साथ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्शन भी, इसको भी अभी कुछ ही मिनट्स में अपन समझ लेंगे जैसे हमने डायग्राम समझा। आपको बता दूं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, C6H12O6, यानी कितने कार्बन का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज जैसे ही ब्लड के साथ आपकी सेल के पास पहुंचता है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ रिएक्शन होती है। कहाँ पर होती है कि माना कि ये सेल है और इस सेल के पास ब्लड वेसल के थ्रू क्या आया है, आपके
न्यूट्रिशन आया, न्यूट्रिशन में आया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पाइरुवेट के अंदर। पाइरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज तो कितने मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर था, 6 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर था, बट जो पाइरुवेट है वो कितने मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, 3 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन। अब ये कहां पर टूटा, ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर जो था वो ब्रेक डाउन हुआ 3 कार्बन स्ट्रक्चर में। तो ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर कहां ब्रेक डाउन हुआ है, इन साइटोप्लाज्म, मतलब किसी भी चीज के सेल में, या भले वो यूनिसेलुलर हो, वो मल्टी सेलुलर हो, वो मसल सेल हो, कहीं पर भी हमेशा ग्लूकोज जो है वो डिवाइड होगा फर्दर 3 मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम बोलेंगे पाइरुवेट। 3 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पाइरुवेट। और ये पाइरुवेट कहाँ डिवाइड होगा, ये हमेशा याद रखना, आप याद रखना, ये साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा किसी भी सेल की। अगर मैं बात करूँ ईस्ट की तब भी, नए नॉन ईस्ट की बात करूँ तब भी, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी की तब भी, और ह्यूमन बॉडी में मसल सेल की तब भी। 2 तरह का रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में और अदर बॉडीज में पाया जाता है, एरोबिक और एनारोबिक। अब आपके दिमाग में बार बार करेंगे सर ऑक्सीजन किस में यूज होगी, ऑक्सीजन किस में यूज नहीं होगी, बता देता हूं। देखो एनारोबिक, एयर, एना मतलब एयर, ना आ गया ना, ना यानी यहां पर नहीं होगी, और एरोबिक यानी यहां पर ऑक्सीजन यूज होगी। तो यहां O2 यूज नहीं होगी, और O2 यूज कहां होगी, एरोबिक में। चलो अब एक यहां पर देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहला किस में देखते हैं, यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहां कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यीस्ट के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन की क्या होगी, एब्सेंस। अब बात करें तो पाइरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, देखो ग्लूकोज पाइरुवेट में तो कन्वर्ट हो गया यीस्ट बॉडी के अंदर, यीस्ट बॉडी में कहां हुआ, साइटोप्लाज्म में। बट अगर मैं बात करूं कि अब वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी का फॉर्मेशन करना चाह रहा है, ग्लूकोज को और सॉरी पाइरुवेट को और ज्यादा ब्रेक डाउन करना चाह रहा है, तो कैसे करेगा, तो बता देता हूं। ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ एनर्जी बन जाएगी। अब कितनी एनर्जी बनेगी बता दूं, A2ATP, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कितनी एनर्जी बनी, 2 ATP एनर्जी बनी। क्या क्या फॉर्म हुआ, इथेनॉल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इसका मतलब आपने यीस्ट का एक अच्छा एग्जांपल दूं, आपने ठेले पर कभी या किसी रेस्टोरेंट में इडली खाई होगी, घर पे इडली बनाई होगी, चावल के आटे की इडली, या फिर आपने जलेबी नाम का एक स्वीट होती है वो खाई होगी, तो आपने देखा कि उनके अंदर बैटर के अंदर एक अलग तरीके स्ट्रक्चर देखते से हम कहते हैं खमीर, हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, खमीर आ गया। वो खमीर इसी CO2 के रीजन से आया बेटा, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी में कैसा रेस्पिरेशन है आपको पता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसा होगा, एनारोबिक या एरोबिक, एरोबिक होगा, तो सही है एरोबिक होगा। मगर अब ये प्रोसेस जो पाइरुवेट टूटा था आपकी, तो साइटोप्लाज्म में टूट गया था ह्यूमन बॉडी में, बट अब ये पाइरुवेट जब ह्यूमन बॉडी की सेल के अंदर है, अब ये फर्दर आगे जाके कब टूटेगा, ये और कहां टूटेगा, ये फर्दर कब टूटेगा, जब ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। और कहां टूटेगा, तो ये सेल के माइट्रोकॉन्ड्रिया में टूटेगा बेटा। किस किस जगह टूटेगा, किस ऑर्गेनल में टूटेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में टूटेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और माइट्रोकॉन्ड्रिया में टूटेगा। और बाई प्रोडक्ट क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्या क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन होता है CO2, है ना, बाकी एनर्जी है, ठीक है, वाटर आ गया। तो अब मैं बता रहा हूं आपको जो एनर्जी बनेगी यहां पर वो 38 ATP बनेगी बेटा। कितनी बनेगी, 38 ATP, यानी 38 ATP, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर मैं ह्यूमन बॉडी की ही मसल सेल की बात करूं, यानी कि एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम लोग खड़े तो मसल सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है, बट अगर आप रनिंग करने लग गए, आप दौड़ने भागने लग गए, या आप जिम करने लग गए, तो वहां पर क्या होगा कि हमारी बॉडी प्रॉपर वे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगी। हमारी जो ब्लड वेसल है वो ऑक्सीजन सप्लाई करने में प्रॉपर नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो हर एक ऑर्गन तक पहुंच नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं पैरों की जो लेग मसल है वहां पर सही ढंग से, सॉरी जो मसल सेल्स है लेग की, वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। कैसी ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जहां जहां बॉडी के जिस जिस पार्ट में लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो वहां किस तरह का रेस्पिरेशन होगा बेटा, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वहां पर भी सेम, उस सेल के पास भी ग्लूकोज आएगा, पाइरुवेट में टूटेगा इन साइटोप्लाज्म, बट वहां पर क्या चीज हो रही है, लैक ऑक्सीजन है, कमी है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। जो लैक्टिक एसिड है वो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है बेटा। कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3 कार्बन का, और एनर्जी का फॉर्म होगा। यानी यहाँ कितनी एनर्जी बनेगी बता दूं बेटा, तो ATP बनेगी कितनी, 2 ATP। तो आपको बता दूं, जैसे यीस्ट की बात कर रहे हैं, यीस्ट में तो क्या था,
ऑक्सीजन होती नहीं है यूज, तो वहां पर 2 कार्बन का इथेनॉल स्ट्रक्चर बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रही थी। जबकि यहां पर जहां पर ऑक्सीजन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, पाइरूवेट का, और वो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बट आपको बता दूं, आपने हमेशा एक चीज सुनी होगी कि जलने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर प्राइवेट को बढ़िया से जलाना है और उससे एनर्जी बनानी है, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन जहां ज्यादा होगी या जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, वहां पर एनर्जी भी ज्यादा फॉर्म होगी ना। तो यहाँ पर देखो 3 स्टेजेस हैं, यीस्ट है, लैक ऑफ मसल्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी मसल सेल्स की बात कर रहा हूं, और साथ साथ बात कर रहा हूं एक ह्यूमन बॉडी की। तो अगर मैं बात को सबसे ज्यादा एनर्जी कहां मिलेगी, तो बेटा बताना है कि और जहां ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां एनर्जी ज्यादा फॉर्म होगी कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन के। बात समझ में आ गई? ये पूरा चार्ट मैंने यहां पर आपको एक बार में समझा दिया। क्लियर है? तो दोनों चीजें आपने आसानी समझी, ट्रैक भी यहां पर समझ लिया, और साथ साथ आप लोगों ने क्या समझ लिया, इस चार्ट को। क्वेश्चन किससे पूछते हैं, इस चार्ट से रिलेटेड पूछते हैं, और डायग्राम पूछे प्रीवियस ईयर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो आपको ये सिंपल 2 चीजें आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं ऐसे ही सब टॉपिक लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए, और आपको इनसे रिलेटेड प्रीवाई क्यूज भी नेक्स्ट वीडियो में लाइव सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं, जब तक के लिए शुभ यात्री, हैप्पी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर MG+।